हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बेंथम के राजनीतिक चिंतन के विषय में। बेंथम 18वीं 19वीं शताब्दी का एक ब्रिटिश दार्शनिक है और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि बेंथम के विचार बहुआयामी हैं। बहुत सारे विषयों पर उसने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेखन कार्य किया है, जैसे अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, विधि शास्त्र, मनोविज्ञान, दंडशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र। इन सारे विषयों तक उसके विचारों का क्षेत्र व्यापक है। साथ ही बेंथम की खासियत यह है कि वो एक सुधारवादी विचारक के रूप में भी हमारे सामने आता है। खासतौर से ब्रिटेन की कानूनी व्यवस्था में सुधार के लिए उसने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, लेकिन उसके सुधारात्मक विचारों के साथ साथ उसके उपयोगितावादी विचार भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, खासतौर से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। उसके उपयोगितावादी विचारों का जन्म यूरोप की परिस्थितियों में हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में दार्शनिकों का, विचारकों का दो वर्ग बन गया था। एक अनुदारवादी वर्ग था जो बर्क के नेतृत्व में कार्य कर रहा था, जो परंपराओं का समर्थक था, पारंपरिक संस्थाओं, पारंपरिक मूल्यों की स्थापना का पक्ष ले रहा था। तो दूसरी तरफ थॉमस पेन और गॉडविन जैसे उग्र क्रांतिवादी विचारक भी सामने थे, जिन्होंने पूर्ण समानता और स्वतंत्रता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के पुनर्गठन करने के सुझाव दिए और उस दिशा में प्रयास भी किया। बेंथम इन दोनों ही दार्शनिकों के वर्गों का विरोधी था। यानी वो न तो वर्ग के समान समाज व्यवस्था की रचना परंपराओं के आधार पर करना चाहता था और न ही स्वतंत्रता और समानता के आधार पर समाज व्यवस्था को गठित करना चाहता था क्रांति के माध्यम से, क्रांतिकारी तरीकों से। बल्कि उसने बीच का मार्ग अपनाया और वो बीच का मार्ग उसके उपयोगितावादी दर्शन में दिखाई देता है। जो उपयोगितावादी दर्शन उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया वो भौतिक सुखवाद पर आधारित है और इस दर्शन ने उस समय पूंजीपति वर्ग को बहुत आकर्षित किया, क्योंकि पूंजीपति वर्ग को जो औद्योगिक व्यवस्था की देन थे, उनके हितों की पूर्ति का माध्यम प्रतीत हुआ उपयोगितावादी दर्शन। इसलिए पूंजीपति वर्ग बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन से आकर्षित हुआ और साथ ही न केवल पूंजीपतियों के हितों को पुष्ट करने का कार्य बेंथम ने अपने दर्शन के माध्यम से किया, बल्कि साथ ही साथ समानांतर रूप में औद्योगिक व्यवस्था में जो दूसरा वर्ग था मजदूरों का, उसकी दशा को सुधारने के लिए भी, सामाजिक विषमताओं का अंत करने के लिए बेंथम ने सुधारवादी आंदोलन का संचालन किया। तो एक तरफ तो उपयोगितावादी विचारों के माध्यम से उसने पूंजीपति वर्ग के हितों को पुष्ट करने का प्रयास किया, तो दूसरी तरफ अपने सुधारात्मक विचारों के माध्यम से, और केवल सुधारात्मक विचार ही नहीं दिए गए उसके द्वारा, बल्कि सक्रिय राजनीति में भाग लेकर इन सुधारों को लागू करवाने का प्रयास भी किया गया। इसको एक आंदोलन का रूप दिया गया बेंथम के द्वारा। और इन सुधारों का उद्देश्य औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही थी, मजदूरों के साथ जो शोषणकारी परिस्थितियां जन्म ले रही थी, जो अमीर गरीब का भेद बढ़ रहा था, खाई बढ़ रही थी,
विषमताएं बढ़ रही थीं, उनको दूर करने का उद्देश्य भी इस सुधारवादी आंदोलन में रखा गया। तो एक तरह से अपने दर्शन और कार्यों के माध्यम से बेंथम ने तत्कालीन यूरोप के विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने का कार्य किया, खास तौर से वो वर्ग जो औद्योगिक क्रांति की देन थे, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। बेंथम का ये उपयोगितावादी दर्शन उस समय इतना आकर्षक प्रतीत हुआ लोगों को कि बहुत सारे दार्शनिक बेंथम के विचारों से प्रभावित हुए, जैसे डेविड रिकार्डो, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन ऑस्टिन और जॉन ग्रूट, जिनको क्रांतिकारी दार्शनिकों के रूप में जाना जाता है। इन सब ने अपने विचारों की प्रेरणा कहां से ली? बेंथम से ग्रहण की। तो बेंथम एक सुधारवादी दार्शनिक है, एक उपयोगितावादी दार्शनिक है, जिसने उपयोगितावादी चिंतन को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। इससे पहले कि हम उसके राजनीतिक विचारों के बारे में, खासतौर से उसके उपयोगितावादी दर्शन के विषय में चर्चा करें, उसके जीवन वृत्त को जान लेते हैं, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां, जैसा आप जानते हैं, हर दार्शनिक को प्रभावित करती हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो बेंथम के जीवन की क्या परिस्थितियां थीं? बेंथम एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति था। 15 फरवरी 1748 को लंदन में उसका जन्म हुआ था, एक संपन्न वकील परिवार में। उसके सभी सगे संबंधी कानून के ज्ञाता थे और इनके संपर्क में रहने के कारण बेंथम की भी बुद्धि बचपन से ही बहुत कुशाग्र थी। और इस कुशाग्रता का प्रमाण ये था कि उसने 3 वर्ष की आयु में ही लैटिन भाषा सीख ली, 4 वर्ष की आयु में फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया, और इतना ही नहीं, 16 वर्ष की उम्र तक आते आते वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त करने वाला स्नातक बन गया। आजकल 16 वर्ष की उम्र में बच्चे हाई स्कूल पास करते हैं, लेकिन बेंथम अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण 16 वर्ष में ग्रेजुएट बन गया। 1772 में उसने लिंकन्स इन में कानून की शिक्षा प्राप्त की, और कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसकी रुचि न्याय शास्त्र और वैधानिक दर्शन के अध्ययन में संलग्न हुई, और अपनी रुचि को दर्शाते हुए इस दिशा में उसने ब्रिटेन की संपूर्ण वैधानिक व्यवस्था का अध्ययन किया और उसमें जो कमियां देखी उसमें सुधार करने के सुझाव दिए। पूरा जीवन उसने अध्ययन कार्य में, लेखन कार्य में व्यतीत किया, और इसी दौरान जब उसकी नजर प्रिस्टले की पुस्तक शासन पर निबंध, ये प्रिस्टले की पुस्तक थी, इस पुस्तक को जब उसने पढ़ा, उसकी नजर पड़ी और इस पुस्तक में वर्णित हचिसन के विचार को उसने जाना। कौन सा विचार? कि अपने अधिकतम सदस्यों का अधिकतम सुख ही वो मापदंड है जिससे कि राज्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी वही राज्य अच्छा है जो अपने अधिकतम सदस्यों को अधिकतम सुख की प्राप्ति करा सके। इसी विचार को, हचिसन के इसी विचार को बेंथम ने अपने उपयोगितावादी चिंतन का आधार बनाया। आगे हम देखेंगे कि उसके उपयोगितावादी विचार क्या हैं। बहरहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब उसने पढ़ाई की तो ये पाया वहां रहते रहते
स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई करते हुए उसने अनुभव किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बौद्धिक गतिशीलता के बजाय बौद्धिक गतिहीनता दिखाई दे रही है। यानी बौद्धिक विकास का बहुत अच्छा वातावरण वहां नहीं है। तो ऑक्सफोर्ड की कमी को पूरा करते हुए उसने लंदन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसकी आधारशिला रखी और उसका अनुसरण करते हुए ही बाद में इंग्लैंड के अन्य नगरों में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो यूनिवर्सिटीज के स्थापना में बेंथम का बड़ा योगदान था उस समय ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की स्थापना में, और उसके इसी योगदान को देखते हुए उसे एकेडमिक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का गॉडफादर कहा जाता है। उसके समय में 1776 में अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अमेरिका ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्ति प्राप्त की, किंतु बेंथम ने इस स्वतंत्रता का स्वागत नहीं किया, बल्कि इस स्वतंत्रता की घोषणा में जो सिद्धांत वर्णित किए गए थे उस पर एक व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखा। आप देख चुके हैं कि वो एक साथ ही अनुदारवादियों का भी विरोधी था और स्वतंत्रतावादियों का भी विरोधी था। इन दोनों का खंडन करते हुए उसने उपयोगितावाद के रूप में एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। तो जीवन भर वो लेखन कार्य करता रहा, उसकी अभिरुचि उसमें बनी रही, और ऐसा माना जाता है कि उसके लेखों की जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित लेख हैं, वो 148 संदूकों में बंद हैं और वे आज लंदन यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। लिखा तो उसने बहुत, लेकिन अपने लेखों के विधिवत प्रकाशन का प्रयास उसके द्वारा नहीं किया गया, और ये कार्य उसके मित्रों और सहायकों के द्वारा किया गया। यानी उन्होंने बेंथम की रचनाओं को प्रकाशित करवाया। यूरोप में उसके विचारों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका स्विट्जरलैंड की एक नागरिक कुमारी ड्यू माउंट की रही है, जिन्होंने बेंथम की रचनाओं का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया और उस अनुवाद के माध्यम से यूरोप के विभिन्न देशों में लोगों को बेंथम के विचारों की जानकारी हासिल हुई और बेंथम के विचार यूरोप में लोकप्रिय हुए। 1789 में उसने अपनी महत्वपूर्ण कृति प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन का प्रकाशन किया, और इस पुस्तक में उसने उपयोगितावादी विचारों के साथ साथ मौजूदा कानूनों में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हालांकि उसके विचारों का प्रभाव इंग्लैंड में उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना यूरोप के अन्य देशों पर पड़ा। हाइजलेट ने इस संबंध में कहा कि इंग्लैंड में बेंथम का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। यूरोप में बहुत से लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन चिली के मैदानों और मैक्सिको की खानों में उसका नाम सबसे अधिक व्यक्ति जानते हैं। चिली और मैक्सिको लैटिन अमेरिका के देश हैं, यानी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में भी, अमेरिकी महाद्वीप में भी बेंथम के विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभाव उसका इन्हीं देशों पर, अमेरिकी महाद्वीप के देशों पर पड़ा। उसके विचारों से प्रभावित होकर ही 1792 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने उसे फ्रांसीसी नागरिक की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया। तो जीवन भर इस लेखन कार्य में लगा रहा, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास बेंथम के द्वारा किया गया।
लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध काल में उसने अपने शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ मिलकर एक दार्शनिक संप्रदाय से जुड़ा, और इस दार्शनिक संप्रदाय का उद्देश्य ये था कि जो कुछ भी दार्शनिक ज्ञान है समाज के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, या मनुष्य के बारे में, सृष्टि के बारे में, उस ज्ञान का प्रयोग समाज और राजनीति में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने में किया जाए। आज भी ये माना जाता है, खासतौर से सोशल साइंसेज में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति हुई, उसमें शिकागो संप्रदाय के सिद्धांतकारों ने ये प्रतिपादित किया कि ज्ञान का महत्व तभी है जब वो व्यावहारिक जीवन में मनुष्य की समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये बात बेंथम के समय में भी दिखाई देती है, जब बेंथम ने न केवल अपना दर्शन प्रस्तुत किया बल्कि एक ऐसा दार्शनिक संप्रदाय गठित किया जो ज्ञान को व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए तत्पर था। अपने ज्ञान के माध्यम से व्यावहारिक जीवन की जो समस्याएं थी, सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किया। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बेंथम ने नैतिकता की नए तरीके से परिभाषा की, उपयोगितावादी दर्शन के रूप में, जिस उपयोगितावाद का केंद्र बिंदु सुखवादी दर्शन है। तो आजीवन सक्रिय रहते हुए 6 जून 1832 को 84 वर्ष की उम्र में बेंथम ने अपनी देह का त्याग किया, और मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने उसे पितामह की संज्ञा दी, आध्यात्मिक नेता के रूप में सम्मानित किया, और इतना ही नहीं, ईश्वर के रूप में उसे प्रतिस्थापित किया, ईश्वर के रूप में उसे पूजनीय बनाया। तो बहुत ही सार्थक, सक्रिय और प्रभावी बुद्धिजीवी का, दार्शनिक का जीवन बेंथम के द्वारा जिया गया। अब देखते हैं कि उसकी रचनाएं कौन सी हैं। तो उसने अपने पूरे जीवन काल में लंदन रिव्यू और वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं, उनमें अपने लेखों का प्रकाशन किया, और इन लेखों के अलावा उसने बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना भी की, जिनका प्रकाशन उसके शिष्यों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा किया गया। इन पुस्तकों में प्रमुख है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जिसकी रचना उसने 1789 में की। एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स 1791 में आई, और डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पिनल लेजिस्लेशन 1802 में प्रकाशित हुई। कैटिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1809 में प्रकाशित हुई, और अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स 1811 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा उसने अ ट्रीटाइज ऑन जुडिशियल एविडेंस, रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस, बुक ऑफ फेलेसिस और द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो 1830 में प्रकाशित हुई, इन सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की, और इन पुस्तकों के माध्यम से उसने अपने सुधारवादी विचारों को दुनिया के सामने रखा। कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया, और इसका मकसद मजदूरों की, समाज के गरीब तबके की दयनीय दशा में सुधार करना था। और साथ ही उसने
सुखवाद पर आधारित उपयोगितावादी चिंतन भी दुनिया के सामने व्यवस्थित और तार्किक रूप में प्रस्तुत किया। उसके चिंतन पर प्रभाव है हचिसन, प्रिस्टले, डेविड ह्यूम और हेल्वेटियस का, और उसकी अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक एवं आनुभविक। उसने जो कुछ अनुभव किया अपने जीवन काल में, जो कुछ अपनी इंद्रियों से देखा, अनुभव किया, उनके आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया। उसके सिद्धांत प्लेटो की तरह काल्पनिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक है, व्यावहारिक परिस्थितियों की देन है और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो अब हम देखेंगे कि उसका उपयोगितावादी दर्शन क्या है। बेंथम ने उपयोगितावाद को किस रूप में प्रेजेंट किया है। तो ऐसा नहीं है कि उपयोगितावादी दर्शन पहली बार बेंथम के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। उससे पहले भी उपयोगितावाद मौजूद रहा है, पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में। एक दर्शन के रूप में उपयोगितावाद वास्तव में मनुष्य के आचरण का सिद्धांत है, एक नैतिक सिद्धांत है, जिसकी मुख्य मान्यता यह है कि मनुष्य मूलतः एक इंद्रिय प्रधान प्राणी है, जिसका उद्देश्य सुख को प्राप्त करना और दुख से बचना है। ये बात कि मनुष्य सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, बेंथम के द्वारा पहली बार नहीं कही गई, बल्कि प्राचीन भारत में भी हम देखते हैं चार्वाक दर्शन में इसी बात को कहा गया, और प्राचीन यूनान में इपिक्यूरियंस के विचारों में भी सुखवाद देखने को मिलता है। चार्वाक दर्शन में क्या कहा गया? यद जीवेत तद जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उस समय घी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, तो घी के पान को, घी खाने को, पीने को समृद्धि और सुख का प्रतीक मानते हुए चार्वाक दर्शन में सुझाव दिया गया, ये प्रतिपादित किया गया कि जब तक जीवन है मनुष्य को उसका खूब आनंद उठाना चाहिए, खूब ज्यादा घी का पान करना चाहिए, और चाहे इस आनंद की प्राप्ति के लिए, इस घृत पान के लिए मनुष्य को ऋण ही क्यों न लेना पड़े, तो ऋण लेकर भी मनुष्य आनंद प्राप्त करे, भौतिक सुखों की प्राप्ति करे, सुख की अनुभूति करे, क्योंकि मानवीय जीवन में ये सुख ही साध्य है। जीवन का उद्देश्य सुख को प्राप्त करना ही है। चार्वाक दर्शन में ये भौतिक सुख की धारणा देखने को मिलती है। इपिक्यूरियंस ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया, लेकिन आधुनिक युग में इस सुखवादी दर्शन जो उपयोगितावाद का आधार है, उसका प्रारंभ 17वीं शताब्दी में रिचर्ड कम्बरलैंड के द्वारा किया गया। रिचर्ड कम्बरलैंड को उपयोगितावाद का, आधुनिक उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। इसके अलावा डेविड ह्यूम, प्रिस्टले, हचिसन और फ्रांस में हेल्वेटियस आदि विचारकों ने भी उपयोगितावादी विचारों के प्रतिपादन में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। लेकिन बेंथम ने अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, इसके माध्यम से उपयोगितावादी विचारधारा को एक सुनिश्चित, तार्किक और व्यवस्थित रूप प्रदान किया, और इतना ही नहीं, इसे आचरण के सिद्धांत से आगे बढ़ाकर
सार्वजनिक जीवन में राज्य के कार्यों का आधार बताया। केवल व्यक्ति को ही सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए या व्यक्ति ही सुख प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि बेंथम ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य को भी अपने नागरिकों के सुखों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाने चाहिए, उनका उद्देश्य लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना होना चाहिए। तो इस लिहाज से बेंथम की देन उपयोगितावादी दर्शन में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तो उसने उपयोगितावादी चिंतन को व्यापक रूप प्रदान किया, व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत से आगे बढ़ाकर सार्वजनिक जीवन के सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित किया, राज्य के कार्यों का आधार बनाया, और दूसरी तरफ तार्किक दृष्टि से, व्यवस्थित दृष्टि से उसकी विवेचना की। इसलिए बेंथम को कई बार उपयोगितावाद का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। तो बेंथम ने जो उपयोगितावादी दर्शन दिया, उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बेंथम ने उपयोगितावादी चिंतन के अंतर्गत ये प्रतिपादित किया कि हर वस्तु और संस्था जो इस संसार में मौजूद है, या जो भी कार्य मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, संगठनों के द्वारा किए जाते हैं, राज्य के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी कार्यों का आधार, उन सभी कार्यों के औचित्य का आधार उपयोगिता है। यानी किसी भी संस्था का मूल्यांकन यदि हम करते हैं, किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, या किसी भी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन का आधार उपयोगिता होना चाहिए। उसी वस्तु को स्वीकार किया जाना चाहिए, उसी संस्था को स्वीकार किया जाना चाहिए जो मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी हो, जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी हो। जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है वस्तु, या वो संस्था जो उपयोगी नहीं रह गई है, मानव जीवन को सुख प्रदान करने में काबिल नहीं रह गई है, ऐसी संस्था का कोई औचित्य नहीं है, उसकी स्वीकार्यता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो पहली मान्यता उपयोगितावाद की बेंथम ने ये बताई कि हर वस्तु, संस्था और कार्य का औचित्य, उसके औचित्य का आधार उपयोगिता है। जो वस्तु उपयोगी होती है वही स्वीकार्य होती है, जो कार्य उपयोगी होता है उसी को किया जाना चाहिए। दूसरी मान्यता इस संदर्भ में बेंथम ने ये बताई कि उपयोगिता का आधार भौतिक सुखवाद है। अगर हम किसी वस्तु या संस्था या कार्य के औचित्य का आधार उपयोगिता को मान भी लेते हैं, तो प्रश्न उठता है कि किस वस्तु को उपयोगी माना जाए, उपयोगिता का मापदंड क्या हो, किस कार्य को उपयोगी माना जाए। तो यहां पर बेंथम ये कहता है कि उपयोगिता का आधार भौतिक सुखवाद है। यानी वही वस्तु, वही संस्था और वही कार्य उपयोगी है जो मनुष्य के भौतिक सुखों में वृद्धि कर सके, जो उसकी इंद्रियों को सुख प्रदान कर सके। सांसारिक वस्तुएं बहुत सारी हैं, वैभव है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी उपभोग की चीजें हैं, जो उसके इंद्रियों को सुख प्रदान कर सके, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, जिससे आनंद की प्राप्ति होती हो, जिससे मनुष्य
सुख का अनुभव करता हो, वही उपयोगी है। बाकी कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं है जो हमारे इंद्रियों को सुख ना प्रदान करती हो। तो बेंथम ने क्या कहा कि उपयोगिता का आधार क्या है? उपयोगिता का आधार भौतिक सुख है। वही वस्तु, वही संस्था उपयोगी है जो ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों में वृद्धि करती है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि आचार शास्त्र के अंतर्गत, नीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक सुखों की बात कही जाती है कि मनुष्य को पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी आचार शास्त्र के नियम हैं, धर्म ग्रंथों के नियम हैं, उन सब का जोर इस बात पर रहता है कि मनुष्य कैसे पारलौकिक सुख की प्राप्ति करे, क्योंकि वो सभी इस लौकिक जीवन को निस्सार मानते हैं जो एक दिन समाप्त हो जाना है। इसका वजूद लंबे समय तक नहीं रहना है। इसलिए भौतिक सुख अगर हम प्राप्त कर भी ले तो वो टिकाऊ नहीं होता। अल्टीमेटली मनुष्य को पारलौकिक सुख की कामना करनी चाहिए। ऐसा अध्यात्म शास्त्र में माना जाता है, नीति शास्त्र में माना जाता है। लेकिन यहां पर बेंथम इंग्लैंड की व्यक्तिवादी उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है, जिसके अंतर्गत लौकिक जीवन को महत्व दिया जाता है और लौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन भी साधनों की आवश्यकता होती है उनको प्राप्त करने का प्रयत्न आजीवन मनुष्य के द्वारा किया जाता है। और आज के नव उदारवादी युग में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मनुष्य की सुखों की लालसा, वस्तुओं की लालसा, साधनों की प्राप्ति की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बेंथम के समय में तो इसकी शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति के बाद, लिहाजा बेंथम भी इससे प्रभावित था और औद्योगिक व्यवस्था से ही पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ था जो इन संसाधनों को उत्पन्न करता था, इनका उत्पादन करता था विभिन्न कारखानों, विभिन्न मिलों के माध्यम से। और इसीलिए बेंथम भी इस वर्ग की आवश्यकताओं, उसकी मनोवृत्ति से प्रभावित होते हुए उनकी आवश्यकता के अनुरूप, उनके हितों के अनुरूप इस दर्शन को प्रतिपादित किया कि भौतिक सुख ही साध्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक भौतिक सुखों की प्राप्ति। और बेंथम ये मानता है कि मनुष्य की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हर मनुष्य सुख की प्राप्ति चाहता है और दुखों से निवृत्ति चाहता है। वो हर कार्य इस बात को ध्यान में रखकर ही करता है कि उसके इस कार्य से उससे आगे चलकर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, वो लौकिक जीवन में प्राप्त होने वाले दुखों से बच सकेगा। इसी बात को इंगित करते हुए बेंथम ने लिखा कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। सुख और दुख दो स्वामी हैं और मनुष्य इन स्वामियों के अधीन है। इन स्वामियों को ही निर्दिष्ट करना है कि हमें क्या करना चाहिए और उन्हें ही निर्धारित करना है कि हम क्या करेंगे। उनके सिंहासन के, सुख दुख रूपी स्वामियों के सिंहासन के एक ओर उचित और अनुचित का मापदंड बना हुआ है तो दूसरी ओर कार्यकरण की जंजीर बंधी हुई है। हमारे मन, वचन और कर्म पर
वे ही शासन करते हैं। हम मन में विचार भी उन्हीं बातों का करते हैं जो हमें सुखकारी लगती हैं, जो हमें भौतिक सुख उपलब्ध कराती हैं। हम बातचीत में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसी बात बोलें, ऐसा उस बात का प्रभाव हो, उन शब्दों का प्रभाव हो जिससे हमारे भौतिक सुखों में वृद्धि हो सके, हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो सके। और इसीलिए कई बार मनुष्य कड़वे सच को नहीं बोलता, क्योंकि उसे लगता है कि ये कड़वे वचन उसको दुख प्रदान करेंगे किसी न किसी रूप में, सामने वाले को दुखी करेंगे और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके दुख में भी वृद्धि होगी। नेचुरली मनुष्य कार्य भी वही करता है जिस कार्य को करने से उसे अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति की संभावना रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बेंथम ये कहता है कि सुख दुख ही हमारे मन, वचन और कर्म पर शासन करते हैं। और ये बहुत सच है, बहुत बड़ा सच है। बेंथम ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से मनुष्य इनकी अधीनता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, दावा करते हैं कि मैं तो सुख और दुख के भाव से निर्लिप्त होकर कर्म करता हूं, निष्काम कर्म की बात करते हैं। बेंथम ये कहते हैं कि ये मनुष्य का बहाना होता है। मनुष्य ऐसी बातें करके सुख और दुख की अधीनता से मुक्त होने का बहाना जरूर करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका हर कार्य, उसका हर विचार और उसका हर वक्तव्य सुख और दुख को ध्यान में रखकर ही जारी किया जाता है। तो इस आधार पर उपयोगितावादी सिद्धांत ये मानता है कि वो कार्य जिससे सुख मिलता है वो अच्छा है, उचित है, और जिस कार्य को करने से दुख मिलता है वो अनुचित है और गलत है। तो इस तरह से नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित की परिभाषा भी बेंथम ने सुखवाद के आधार पर की है। जो नैतिक दर्शन है वो उचित अनुचित का निर्धारण कई अन्य मापदंडों पर करता है। कहा जाता है कि जो कार्य हमें आत्मिक संतुष्टि प्रदान करे वो उचित है, और जो संतुष्टि प्रदान ना करे वो अनुचित है। लेकिन बेंथम ये कहता है कि नहीं, उचित वो है जो हमें सुख प्रदान कर सके, और अनुचित वो है जो हमारे दुख में वृद्धि करता हो। तो इस तरह से नैतिकता की एक नई उपयोगितावादी परिभाषा बेंथम के द्वारा दी गई। और यहाँ पर